आज एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है कि खराब राहु को किस तरह से आप अपनी जिंदगी में कंट्रोल में कर सकते हैं। तो खराब राहु को कंट्रोल करने से पहले ये समझना होगा कि राहु की जो ऊर्जाएं हैं वो एक्चुअल में है क्या, वो आपके जीवन में काम कैसे करती हैं। राहु आपकी जिंदगी में क्या रोल प्ले करता है। राहु एक ऐसा मैथमेटिकल पॉइंट है जो चंद्रमा के आसपास बनता है। चंद्रमा क्या है, ज्योतिष के अंदर चंद्रमा को मन के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि आपका मन जो है उसके आसपास ही घूमता है राहु, और एक प्लैनेट जो है वो घूमता है साथ में केतु। ये आपस में विपरीत हैं, यानी कि राहु 180 डिग्री पे होगा केतु से। और राहु क्या है, जब भी आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी परेशानियां जिनका आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, कोई निदान नहीं मिल रहा, ऑल ऑफ सडन अनएक्सपेक्टेड वे में कोई ना कोई परेशानियां खड़ी हो रही हैं। अचानक से कोई भी चीज का घटित होना, और वो अचानक ना आपके लिए हमेशा परेशानी लेकर के आएगा, तो ये समझ लीजिए राहु के खराब सिम्टम है। यानी कि अगर राहु खराब होगा एस्ट्रोलॉजिकली आपके चार्ट के अंदर, तो आपको ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऑल ऑफ सडन कोई ना कोई परेशानी का जन्म लेना, ये परेशानियां देखने को मिलती है। अच्छा, अब राहु आपकी जिंदगी में सबसे पहले आपको ज्योतिष आती है या नहीं आती, सबसे पहले राहु को पकड़ना कैसे है कि राहु के खराब सिम्टम आपको कैसे दिखते हैं। देखिए, आपके घर में जो आपका पूरा घर है ना, स्ट्रक्चर, वो एक यूनिवर्स को दर्शाता है। ब्रह्मांड में जिस तरह की चीजें घटित होती हैं, वैसे ही आपके घर के अंदर एनर्जीज जो हैं वो एक रोल प्ले करती हैं। राहु का किसी के घर के अंदर एक पर्टिकुलर व्यक्ति का अगर खराब होता है या अलग अलग मेंबर्स का होता है, तो उसके सिग्नल्स, उसके जो संकेत हैं वो कैसे मिलते हैं। सबसे पहले राहु को खराब चीजों के साथ जोड़ा जाता है। इसका मतलब सबसे पहले लक्षण जो राहु के खराब होने के दिखते हैं वो क्या दिखते हैं, ऑल ऑफ सडन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक का खराब हो जाना। इलेक्ट्रॉनिक खराब हो रहा है, बार बार कोई चीज अचानक से टूट रही है, आप चलते जा रहे हैं और अचानक से आपका पैर मुड़ गया, आपको पता भी नहीं चला, और अचानक से किसी भी चीज का होना, ये राहु के खराब होने की निशानियां होती हैं। अब इससे होता क्या है, जब भी कभी राहु खराब होगा ना, तो राहु को कहा जाता है आपके सर का हिस्सा। आपकी जो चेतना है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, ये राहु को बताती है। अगर ये अलाइंड होगी तो आपको जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्रगति मिलेगी, इसके अलावा आप कभी भी दुख तकलीफों का सामना नहीं करेंगे। पर ठीक इसके उल्टा अगर हो गया कि आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना, आप काम को एकाग्रता से नहीं कर पा रहे, आप लाइफ के अंदर डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपको जिंदगी की पिक्चर बिल्कुल ब्लर दिख रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ के अंदर हो क्या रहा है, ये सब खराब राहु की निशानी है। तो जब भी कभी होगा, सबसे पहले क्या होगा, आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो खराब दिखेंगे। घर के अंदर कोई ना कोई एक सदस्य ऐसा होगा जो बहुत चिल्ला करके बात करता होगा, ये राहु के खराब होने की निशानियां हैं। राहु के खराब होने की निशानियां और क्या है, राहु जब भी खराब होता है, अक्सर देखा गया है, अगर इसका कनेक्शन दूसरे घर के साथ एस्ट्रोलॉजिकली बन जाए, तो उस व्यक्ति के मुंह से जो है वो दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। आपके आसपास गंदगी रहना, आपके आसपास क्लटर का रहना, आप जहां कहीं बैठते हैं, आप साफ सफाई का ध्यान नहीं दे रहे, वहां पर कहीं ना कहीं क्लटर जो है इकट्ठा होता जा रहा है। ये सब परेशानियां राहु के खराब होने के कारण से आती है। अब विषय यह है कि राहु खराब हो रहा है, तो जिसके कारण से ये तो सिम्टम्स हैं, उसका आपकी लाइफ में दुष्प्रभाव, बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट, पैसे का हाथ में ना आना, नेगेटिव एनर्जीज का अनुभव करना, कभी कभी ऐसा लगना कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, कभी कभी कुछ साया सा प्रतीत होना, कभी कभी बहुत सारे इल्यूजन्स दिमाग के अंदर जन्म लेना, ये सब खराब राहु की निशानी है। अब विषय यह है कि इस खराब राहु को ठीक कैसे किया जाए। खराब राहु यानी कि आपका जो मस्तिष्क का हिस्सा है, ये अलाइंड नहीं है, ये डिस्ट्रॉर्ट हो गया है। तो इसको ठीक कैसे करना है, इसको ठीक करना है धड़ से। धड़ से यानी कि केतु की ऊर्जाएं क्या करती हैं, राहु को अलाइन करने का काम करती हैं। जहां पर राहु अलाइन होता है, वो कौन सा स्थान है, वो केतु का स्थान है। कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है कि आपकी कुंडली में राहु कहां है, जरूर लिखिए, ताकि अगर मेरे पास इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद समय होगा तो मैं डेफिनेटली उसका उत्तर भी दूंगा। पर ध्यान से सुनिएगा,
राहु को अगर कंट्रोल करना है तो केतु के माध्यम से किया जाता है। कुंडली के अंदर जब भी ज्योतिष में देखा जाता है तो राहु का उच्चतम स्थान जो है वो मिथुन राशि है, यानी कि जेमिनी राशि, और केतु का उच्चतम स्थान जो है वो धनु राशि है। ये दोनों आपस में 180 डिग्री का संबंध जो है बनाते हैं। जेमिनी राशि किसको आप बताती है? जेमिनी बुध की राशि है, यानी कि बुद्धि पे राहु जो है वो राज करता है, इस बात को समझना होगा। और आपके कुंडली के अंदर जो नवम भाव है जो किसको बताता है? वो किसी भी धार्मिक स्थान को बताता है। ये किसका जो है घर है? कुंडली में एस्ट्रोलॉजिकली आपके पिता का भी है, आपके गुरुओं का भी है, आपके मेंटर्स का भी है। तो ये जो स्थान है ये किसका है? ये केतु की उच्चतम अवस्था है, जहां पर आकर के राहु अगर आ जाए तो वो नीच का हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों अपने अपने एक्सिस पे, राहु जेमिनी में एक्सिस के ऊपर बेस्ट रिजल्ट देगा, केतु जो है वो कहां पे देगा? धनु राशि में बेस्ट रिजल्ट जो है वो ऑफर करेगा। तो राहु अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको क्या करना है? अपने केतु की एनर्जीज को करेक्ट करना है, राहु अपने आप कंट्रोल में आएगा। ये जितने भी लोग होते हैं जिनको एडिक्शंस होती हैं, एडिक्शन होने के पीछे का रीजन क्या रहता है? एडिक्शन होने का पीछे का रीजन ये रहता है कि दिमाग के अंदर जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस चलता है ना, तो वो कोई ना कोई एडिक्शन का सहारा लेते हैं। टेम्परेरी बेसिस पे उनका दिमाग सुन्न होता है, जिसके कारण से उनको ध्यान नहीं रहता कि उनकी जिंदगी में क्या समस्या है। ये एक टेम्परेरी निदान है, और इसके साइड इफेक्ट इतने हैं कि आपकी जिंदगी में परेशानी है, परेशानी। आप एक्चुअली में किसको स्पर्श करते हो? आपको स्पर्श अगर करना है तो केतु की ऊर्जाओं को करना है। किस तरह से करना है इसको ध्यान से सुनिएगा। जब भी कभी आपकी जिंदगी के अंदर राहु की एनर्जी डिस्टॉर्ट लगे, आपके घर में, आपके परिवार में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कोई गलत आदतें हैं, आपकी जिंदगी में परेशानियां आ रही हैं, तो केतु की एनर्जीज को अपलिफ्ट करना है। अब ध्यान से सुनिएगा। जो कुंडली के अंदर नवम भाव है ये धार्मिक स्थान को बताता है। धार्मिक स्थान यानी कि अगर आप सिख कम्युनिटी से हैं तो गुरुद्वारा की बात कर रहा हूं, अगर आप हिंदू रिलीजन के साथ जुड़े हैं, हिंदू दर्शन के साथ जुड़े हैं, तो मैं किसी भी मंदिर की बात कर रहा हूं। यानी कि आपके लिए जो भी धार्मिक स्थान है, आप जो भी सुन रहे हैं मुझे, तो वो कुंडली के अंदर आपका नवम भाव जो है उसको बताता है। और क्या बताता है? आपके पिता जो है वो भी नवम भाव को बताते हैं, आपके गुरुजन जो हैं वो भी नवम भाव को बताते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। जब भी किसी मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाके हम क्या करते हैं? ईश्वर के आगे हाथ जोड़ के खड़े होकर के उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और उनसे अपनी इच्छा पूर्ण हो ऐसा उनसे वरदान मांगते हैं। पर जब भी कभी राहु परेशान करता है, पहला काम आपको क्या करना है? ध्यान से सुनिएगा जो बोलने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आपके घर के नजदीक जो भी मंदिर है, उस मंदिर में जाकर के सबसे पहले आपको क्या करना है? ये देखिए राहु की निशानियां हैं। जब भी कभी राहु की बात होगी, ये अभी लाइट फ्लिकर हुई और इसके बाद ये समस्याएं आती हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो जब भी कभी राहु परेशान करेगा तो आपको किसी मंदिर में जाना है जो आपके घर के नजदीक है। मंदिर में एंटर करने से पहले सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको अपना जो माथा है, ये जो हिस्सा है, इसको मंदिर की दहलीज पे स्पर्श करना है। द मोमेंट आप इस माथे के हिस्से को स्पर्श करते हैं, कहां पर? मंदिर की दहलीज के ऊपर जब स्पर्श करते हैं तो क्या होता है? राहु उस वक्त अपनी चेतना जो है वो समर्पित करता है, कहां? उस ईश्वर के आगे। यानी कि आप अपना मस्तिष्क जो है वो बो डाउन करते हैं, अपने सारे थॉट्स को, अपने सारे नेगेटिव विचारों को, अपने सारे लाइफ के अंदर आते हुए चैलेंजेस को क्या करते हैं? आप बो डाउन करते हैं, आप ईश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करते हैं। जब भी कभी आप अपने माथे के इस हिस्से को मंदिर के एंटर करने से पहले जहां पहला कदम रखते हैं, स्पर्श करते हैं, तो राहु की ऊर्जाएं वहां क्या होती हैं? डाउन होती हैं, और केतु की ऊर्जाएं अपलिफ्ट होती हैं। केतु की ऊर्जाएं जिस क्षण के अंदर अपलिफ्ट होती है, जिस वक्त केतु की ऊर्जाएं बढ़ेंगी, राहु कंट्रोल में आना शुरू होगा। ये पहली बात है जिसको आपको ध्यान से समझना है। ये जो लोग भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वीडियो पे लाइव जुड़ने का, मैं प्रयास करूंगा, पर पहले अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सुनिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी वैल्यू तब पता चलेगी जब आप ये उपाय करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? आपको राहु को कंट्रोल करना है केतु के माध्यम से। तो किसी भी धार्मिक स्थान पे जो आपके घर के आसपास हो, मंदिर में एंटर करने से पहले अपने माथे को कहां लगाए? मंदिर की एंट्रेंस पे, चौखट के ऊपर। राहु को समर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, मेरे मनस के अंदर
जो भी भ्रम है, जो भी इल्यूजन है, जो भी डिल्यूजन है, इसको दूर करो। और ये भाव से आपने मंदिर के अंदर प्रवेश करना है और वापस निकल के आकर के सब कुछ ईश्वर पे छोड़ना है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। हम अपनी जिंदगी में जानते हैं कुछ क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी जिंदगी में ना क्यों के बड़े ऑप्शन हैं। जब भी कोई भी व्यक्ति मेरे सेशन के अंदर, जब कोई स्टूडेंट्स आते हैं ना पढ़ने के लिए, तो उनको पहला लेसन पता क्या देता हूं, अपनी जिंदगी से ना क को हटा दो। क को हटा दो मतलब क्या है, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, किससे होगा, कितना टाइम लगेगा। ये क है ना, ये क आपकी जिंदगी का सत्यानाश कर देता है। यानी कि जितने ज्यादा डाउट्स, जितने ज्यादा संचय आप अपने जीवन के अंदर पालते हो, आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां देखने को मिलती हैं और कुछ नहीं मिलता। तो ये सारा क का मामला जो है ना, वो क किरण तक रहने दो, शाहरुख खान तक रहने दीजिए, आप अपनी जिंदगी में मत लेकर के आइए। तो अब इसका मतलब क्या है कि आपकी जिंदगी में क शब्द को हटाना है, मंदिर में अपने माथे को स्पर्श करते हुए अपने ईश्वर से, अपने परमपिता परमात्मा से आपकी चेतना के अंदर भ्रम इल्यूजन को दूर करना, ऐसी मान्यता ध्यान में रखते हैं। अब दूसरा उपाय, जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ भी राहु से जुड़े हुए निदान पाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत खूबसूरत उपाय बताना जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नवम भाव ही है, वो किसका है? नवम भाव है आपके पिता का, आपके गुरुओं का। किसका भाव है? नवम भाव आपकी कुंडली में आपके पिता को भी बताता है, आपके गुरुओं को भी बताता है। अब जब भी कभी आपको जिंदगी में राहु की ऊर्जाएं परेशान करें, आपने क्या करना है? छोटा सा उपाय, बड़ा अच्छा उपाय है। आपने अपने पिता के चरणों का चित्र या अपने गुरुओं के चरणों का चित्र आपने अपना बढ़िया सा उसको प्रिंट करा करके आप अपने घर में लगाएं और सुबह उठ करके दिन की शुरुआत उनके चरणों को नमन करने से करें। अगर आपके पिता हैं तो साक्षात अपने जीवन के अंदर इस बात का जरूर एहसान, ईश्वर की ना कृपा मानिए कि अगर आपके पिता आपके साथ हैं, उनके चरणों को नमन कर करके अपने जीवन का प्रारंभ करेंगे ना, दिन का प्रारंभ करेंगे, तो राहु कैसे कंट्रोल में नहीं आएगा जी। आप इसको समझिएगा। जो चरणों की ऊर्जा है वो किसकी है? केतु की ऊर्जा है। चरणों का मतलब क्या है? समर्पित हो जाना। समर्पित हो जाना मतलब जब आप किसी एक सिचुएशन ऑफ लाइफ में किसी के आगे बिल्कुल सरेंडर कर देते हो। आज जिंदगी के अंदर तकलीफ क्यों है? एक इंसान को तकलीफ होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आप अपना दिमाग, अपनी बुद्धि ना ज्यादा लगाते हो। जब भी बुद्धि ज्यादा लगाओगे तो आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। आपको जब भी कुछ मैनिफेस्ट करना है, राहु की ऊर्जाओं को करेक्ट करना है, तो आपको इसको समर्पित करना होगा। ये बात आपको समझनी होगी। आप जब तक अपने पिता के आगे, अपने गुरुओं के आगे, अपने ईश्वर के आगे समर्पित नहीं करते और उनसे चालाकी करने की जब कोशिश करते हो ना, उनके आगे भी राहु बनते हो। अपने पिता के साथ चालाकी करते हो, अपने गुरुओं के साथ चालाकी करते हो, ईश्वर के साथ चालाकी करते हो। कैसे करते हो? हे ईश्वर, मेरा ये काम हो जाए, मैं 50 रुपए के लड्डू चढ़ाऊंगा। आपके लिए, आपके 50 रुपए के लड्डू के लिए ईश्वर भूखा बैठा है क्या? तो आपको ये समझना होगा कि जब कभी भी आप अपनी जिंदगी में बच्चे बन जाते हो ना, तो केतु की ऊर्जाएं प्रबल होती हैं। जब बच्चे बनते हो, केतु की ऊर्जाएं प्रबल होती हैं, तो वहां गुरुओं का सहारा मिलता है। गुरुओं का सहारा मिलता है मतलब गुरु वो जो आपको जीते जी ईश्वर का हाथ थमा दे, वो आपकी जिंदगी में गुरु होता है। और आपको क्यों, कैसे, किस लिए चालाकियां, ये सब गुरुओं से करनी आती है, ये सब पिता से करनी आती है। आप अपने राहु को क्या करते हो? प्रबल करते हो, और फिर कहते हो जिंदगी में तकलीफें हैं, फिर कहते हो जिंदगी में परेशानी है। सिख कम्युनिटी को मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। वो सिर्फ और सिर्फ वाहेगुरु, और उसके आगे उनके पास कुछ भी नहीं है, दूसरा कोई शब्द ही नहीं है। सब कुछ समर्पित किया है। वो खर्चा होता है, कहते तेरा, कोई जिंदगी में तकलीफें आती है, कहते तेरा पाना मीठा लागे, तूने जिस तरीके से रखा है वही बेस्ट है मेरे लिए। ये भाव जिस दिन मन के अंदर उतरेगा ना, उस दिन राहु जो है वो अपने आप आपको सही फल देना शुरू करेगा। केतु की ऊर्जाएं आपके जीवन में सही होंगी, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। तो जब आप ये कार्य करते हैं, जब आप नमन अपने मस्तिष्क को छोड़ देते हैं अपने गुरुओं के आगे, अपने पिता के आगे, अपने ईश्वर के आगे, तो केतु की ऊर्जाएं आपको बेस्ट रिजल्ट देना शुरू करती हैं। ये इतनी सी बात समझ लीजिए, क्योंकि ये बारीकी समझी ना तो आपको समझ में आएगा कि राहु को कंट्रोल कैसे करना है। अन्यथा बड़े उपाय हैं मेरे पास। रुद्राक्ष बोलेंगे, रुद्राक्ष के बहुत सारे उपाय हैं। किस रुद्राक्ष के माध्यम से राहु की ऊर्जाएं
ठीक की जा सकती हैं, घर के किस कोने में उसको रख करके ठीक की जा सकती हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं, कोयले का उपाय है, ग्रेफाइट का उपाय है, नारियल का उपाय है, ब्लैक डॉग का उपाय है, एंडलेस उपाय हैं राहु के। पर आज जो मैं प्रैक्टिकल उपाय आपको बता रहा हूं, इसको गांठ बांध लीजिए। जितने लोगों से इसको शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। आपकी जिंदगी में एक शेयर के माध्यम से अगर मेरी वाणी किसी तक पहुंच पाए, इसमें भी दिमाग मत लगाना कि मैं शेयर क्यों करूं, करना है करो, नहीं करना नहीं करो। बट अगर करोगे तो अगेन क्या है, केतु की एनर्जीज क्या होगी प्रोमिनेंट की, मेरी एक शेयर के माध्यम से शायद किसी की जिंदगी में कुछ परिवर्तन आ जाए। अगर करो बड़ा अच्छा, नहीं करो तो भी आपकी। तो आपको क्या करना है, भोलापन। केतु क्या है, भोलापन, और राहु क्या है, चालाकी। इससे बचना है। किससे बचना है, चालाकी से बचना है। किसको अपनाना है, भोलेपन को अपनाना है, केतु को अपनाना है। केतु मतलब कैसे, क्या, ये सब नहीं। केतु मतलब पूर्ण तरह से समर्पित, पूर्ण तरह से ईश्वर के पास, पूर्ण तरह से जिसके साथ जुड़े उसके हो गए। बस ये करके देखो ना। प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि करना नहीं है। तो जब नहीं करोगे तो जिंदगी के अंदर परेशानियां आएंगी। तो अब इस बात को समझिएगा। और साथ में एक और खूबसूरत उपाय बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। राहु जब भी परेशान करेगा तो आपके सबसे पहले आपके ऑरा को खराब करेगा। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ऑरा कैसे देखना है, इसको भी बताता हूं कैसे देखना है, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको छोटा सा एक उपाय दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आपके कमरे में, आपके रूम में कोई व्हाइट वॉल अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो एक रूम के अंदर एक व्हाइट चार्ट पेपर लगा लीजिए। छोटा सा एक काम कीजिए, उसके आगे अपनी उंगली को ऐसे रखिए और उंगली को नियंत्रण रूप से देखते रहिए। आपको उंगली के आसपास ऑरा जो है वो अनुभव होना शुरू होगा। करके देखिएगा प्रैक्टिकली, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसके किस रंग का ऑरा आपको महसूस हो रहा है। तो आपका ऑरा सबसे पहले राहु खराब कर देता है जब आपकी जिंदगी में परेशानी आनी। तो ये इतना सा काम करने मात्र से क्या होगा कि आपको पहले तो ये पता चलेगा कि आपका ऑरा कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव है। अब राहु को ठीक कैसे करना है, ये इस ऑरा को ठीक कैसे करना है। ये जो ऑरा आपके शरीर के आसपास बनता है, जो आपने बहुत सारे देवी देवताओं के चित्र के रूप में देखा होगा कि उनके जो चित्र बनता है उनके सर के पास एक रिंग सी बनी होती है, वो ऑरा को डिफाइन करती है। और हर एक व्यक्ति का एक ऑरा होता है। हम अचानक से किसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं ना कि इस व्यक्ति के तेज जो है वो कितना लग रहा है, ये व्यक्ति कितना ज्यादा मतलब प्रभावशाली लग रहा है। और कभी कभी किसी व्यक्ति से हम दूर हटना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार इसकी एनर्जी ठीक नहीं लग रही। तो जब भी कभी किसी का ऑरा तेज होना तो इसका मतलब राहु की एनर्जीज अच्छी हैं, और ऑरा खराब हो इसका मतलब राहु की एनर्जीज नेगेटिव हो रही है। तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि राहु के कारण से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, तो आपको क्या करना है, उसका निदान अपने ऑरा को क्लीन करना है, साफ करना है, स्वच्छ करना है। कैसे करना है, उसके बहुत सारे माध्यम हैं, पर आज मैं आपको जो माध्यम बताना जा रहा हूं, ये उपाय करने मात्र से राहु की ऊर्जाएं 100% जो है वो सॉल्व होती हैं। कैसे होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। मोर पंख जो कि नेचुरली कहीं गिरा हो, प्लग्ड नहीं हो, बाजार से मत खरीदिएगा, क्योंकि वो वेदना मोर को अगर हुई है और अगर उस पंख का उपयोग कर रहे हैं तो उल्टा लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी। अगर आप किसी जंगल के एरिया के आसपास रहते हैं और चलते हुए आपको कहीं मोर पंख मिल जाता है, तो उस मोर पंख को क्या करना है, अपने शरीर के दोनों तरफ उसको, जिस तरह से आप किसी जाए मंदिर जाएं तो झाड़ा करते हैं, एनर्जीज को क्लीन करते हैं, मोर पंख को 7 टाइम्स इस राइट साइड पे, 7 टाइम लेफ्ट साइड पे, दोनों साइड पे आपको सर से लेके पांव तक जो है वो उसको नीचे करना है। द मूवमेंट आप ये करते हो तो आपका ऑरा जो है अगर नेगेटिव हो रहा है तो वो क्लीन होना प्रारंभ होगा। द मूवमेंट आपका ऑरा क्लीन होना प्रारंभ होगा, आपकी जिंदगी में आती हुई जितनी परेशानियां हैं, जितनी समस्याएं हैं, ये दूर होना शुरू होंगी। तो ये उपाय जरूर कीजिए। और अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों की कुंडली में कहां कहां राहु जो है वो बैठा हुआ है, क्योंकि राहु के 12 भावों में प्रभाव जो होंगे ना वो अलग अलग होंगे। जब राहु पहले भाव में बैठता है तो कहां बैठ गया, मस्तिष्क में बैठा है। काल पुरुष की कुंडली में जो पहला भाव है वो किसको बताता है, मस्तिष्क को, और मस्तिष्क में बैठा हुआ है कौन, राहु अगर पहले भाव में बैठा है। इस कंडीशन में इस व्यक्ति को अपने ऊपर ध्यान चाहिए। अगर अपने ऊपर ध्यान नहीं होगा तो क्या होगा, वो परेशान हो जाएगा। और दूसरा, अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता क्या है कि अपने आप को अपग्रेड कैसे करना है, अपलिफ्ट कैसे करना है, ये चीज जो है वो देखनी है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले भाव में राहु है तो ऐसे प्रभाव देगा। राशियां जब बदलती हैं तो प्रभाव बदलते हैं।
मैं अभी 12 भावों में जनरल बात कर रहा हूं कि पहले भाव में होगा तो ये प्रभाव जो है वो पड़ेगा। अच्छा जी, ये जो अशोक जी हैं इनका प्रश्न आ रहा है और बहुत सारे लोग हैं जो प्रश्न पूछ रहे हैं। यस, थैंक यू सो मच। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो लोग भी यहां पर प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि हमारा फेसबुक कम्युनिटी एक है जहां पर आकर के मैं लाइव सेशन के अंदर आपके प्रश्न उत्तर जो है वो लेता हूं। तो आप फेसबुक कम्युनिटी, ये जब वीडियो कंप्लीट होगी, ये लाइव कंप्लीट होगा तो हम कम्युनिटी का लिंक शेयर कर देंगे, आप वहां पे आकर के जुड़ जाइएगा। तो वहां लाइव सेशन के अंदर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा। तो राहु जब पहले भाव में होता है तो क्या करता है, एक व्यक्ति को सारा ध्यान अपनी ओर चाहिए। राहु जब दूसरे भाव में जाएगा तो कुटुंब के भाव में जा रहा है, परिवार के भाव में जा रहा है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के अंदर भी दिमाग लगाना शुरू करता है, मुंह से कई दफा गंध आती है, और जब भी कभी ये बोलता है अचानक से कभी कभी ऐसे शब्द बोल देता है जिसकी आवश्यकता नहीं थी। ये प्रभाव देखने को मिलते हैं। राहु तीसरे भाव में कुंडली में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति पड़ोसियों के साथ तकरीबन कहीं झगड़ा करने पहुंचा होता है। बट इस बात को ध्यान से समझिएगा कि राशियां कौन सी हो रही हैं वो ना इसको एक शेप, आकार अलग दे देती हैं। ये ब्रॉडर पिक्चर में बात कर रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अपनी जो भी आपकी कुंडली में अगर आपको इतना सा ज्ञात है कि राहु कौन से भाव में, कौन से बॉक्स में बैठा है और साथ साथ में उसमें कौन सी राशि नंबर लिखी है, अगर वो लिखेंगे तो फिर मजा आएगा बताने का और आपको फिर समझ में आएगा कि राहु कार्य कैसे करता है। राहु चौथे भाव में अगर बैठा है, ऐसे व्यक्ति जितना ज्यादा टाइम घर के अंदर बैठेंगे ना उतना ज्यादा परेशानी पाएंगे। जब भी इनका माइंड खराब होना, बाहर घर से निकल जाओ कुछ देर के लिए, आपको जिंदगी में बड़ी इजीनेस लगेगी। राहु चौथे भाव के अंदर ये प्रभाव देता है। राहु पंचम भाव के अंदर अगर किसी महिला का बैठा है तो कहीं ना कहीं मिसकैरेज जैसी प्रॉब्लम जो है वो देता है। पढ़ाई के अंदर कहीं ना कहीं विघ्न दे देता है अगर राहु की एनर्जीज अच्छी नहीं हो। छठे भाव में राहु अगर बैठा है तो गुप्त शत्रु, हिडन एनिमीज, जो कि चेहरे पे आपको ऐसे दिखेंगे कि आपकी जिंदगी में वो उनसे बढ़िया मित्र कोई नहीं है, बट वो पीठ पीछे आपका काम जो है ना वो तमाम कर रहे होंगे। ये सब देखने को मिलता है। राहु 7वें भाव में जब बैठता है तो यहां पर आके राहु क्या करता है, राहु लोगों के साथ ना चालाकी करने की कोशिश करता है। जब भी यहां चालाकी करने की कोशिश करता है तो अल्टीमेटली राहु जो है एक ट्रैप के अंदर चला जाता है, जिसके कारण से व्यक्ति जो इनसे मिलते हैं ना उनके अंदर इनकी परसेप्शन ठीक नहीं होती। राहु जब भी अष्टम घर के अंदर चला जाता है, 8th हाउस के अंदर, ये ससुराल का घर है। इस ऐसी कंडीशन में कभी भी आपकी शादी हुई है या आपकी शादी होने वाली है, ससुराल पक्ष से कोई भी चीज ना लें, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल भी ना लें। आपके जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स, प्रॉब्लम, परेशानियां कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। राहु अगर 9वें भाव में आ जाता है तो क्या करेगा, ऐसा व्यक्ति जब भी दान करने जाएगा ना, जब भी डोनेशन करेगा तो वो उल्टा परेशानियां जिंदगी के अंदर प्रारंभ हो जाएंगी। राहु 10वें घर के अंदर जब भी आता है तो एक व्यक्ति को क्या करता है, चीजें एक्वायर करने के लिए ना वो जिंदगी में किसी भी एक्सटेंट तक चला जाता है। राहु 11वें घर के अंदर जब जाता है तो राहु के प्रभाव कैसे होते हैं कि ये व्यक्ति जो जिंदगी में चाहता है ना, साम दाम दंड भेद सब कुछ कर करके चीजों को हासिल करने की कोशिश करता है। राहु जब 12वें घर में जाता है तो एक व्यक्ति के माइंड के अंदर डिल्यूजन डाल देता है, रात को नींद नहीं आती, बेड पे जाते ही दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। ऐसे सारे दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब विषय यह है कि 12 के 12 घरों का उपाय जो है ना ये अलग अलग तरीके से किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कुंडली में राहु किस भाव में है और वो कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से उपनक्षत्र में है। ये सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। पर आज जो मैंने उपाय बताए आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्रक्स में कर रहा हूं। जो लोग अभी वीडियो में जुड़े हैं इतने में समझ लीजिए। सबसे पहला क्या है कि राहु को कंट्रोल करना है तो घर के पास जो मंदिर है, मंदिर के अंदर प्रवेश द्वार में एंटर करने से पहले अपने माथे को कहां लगाइए, प्रवेश द्वार के ऊपर। आप बिल्कुल बो डाउन हो जाइए और ईश्वर के ऊपर सब जिंदगी में सब जो परेशानी है सब छोड़ करके आ जाइए। ये सबसे बढ़िया उपाय है। दूसरा उपाय क्या है, दूसरा उपाय यह है कि आपके पिता अगर साक्षात आपके साथ हैं, आप इतने सौभाग्यशाली हो तो सुबह उठ करके उनके चरणों को हाथ लगा करके आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन का प्रारंभ करो। आपको राहु सवाल ही पैदा नहीं होता आपको तकलीफ दे जाए। और अगर नहीं है पिता तो आपका उनका कोई चित्र हो जिसमें उनके चरण दिखते हो, उस चरणों को सुबह उठ करके हाथ लगा करके तस्वीर को नमन करके दिन की शुरुआत कीजिए। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो आपके जो गुरुजन हैं उनके चरणों का चित्र लेकर के अपने दिन की शुरुआत उसको नमन करके प्रणाम करके कीजिए। आपको राहु कभी परेशान नहीं करेगा। फिर और ये सारे उपायों के साथ साथ क्या कहा, मोरपंख का उपाय। जब भी कभी ऑरा नेगेटिव दिखे आपको 7 बार मोरपंख लेना है, इधर से क्लींजिंग करनी है, 7 बार इधर से क्लींजिंग करनी है। दैट्स इट। बहुत उपाय हैं।
जब भी कभी नेक्स्ट लाइव रहेगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कौन कौन जुड़ना चाहते हैं। अभी मैं नेक्स्ट लाइव सेशन में प्रयास करूंगा आप लोगों को लाइव बात करने की। आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी भेजी है, मैं प्रयास करूंगा डेफिनेटली लाइव होने की। तो जो लोग भी जुड़े हैं, राहु के इस दुष्प्रभावों से बचने के लिए जो उपाय बताए ना 100% काम करते हैं, करके देखिएगा। और फिर से कहूंगा, कैसे होगा, कितने दिन लगेंगे, क्यों करना है, किस लिए करना है, कितना वक्त लगेगा, ये सब बेकार की बातें हैं। और अगर ये करने बैठे हो ना तो कुछ नहीं हो, घर में बैठ जाओ आराम से, वही ठीक है। आपको रिजल्ट चाहिए ना तो जैसे बोला ना अक्षरक्ष वैसा कीजिएगा, आपको रिजल्ट तभी मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। ये बात भी मैं आपको स्पष्टता से कह रहा हूं, ठीक है। अशोक सिंह जी, मैं नेक्स्ट सेशन में आपको जरूर जोड़ूंगा। अशोक सिंह जी हैं, सोनिया जी हैं, और कौन कौन है, सुष्मिता जी हैं, और कौन है, हाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं। फिर से जुड़ता हूं, चलिए आज्ञा दीजिए, फिर से मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ, फिर से मिलूंगा। हाँ, तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए, और इस ट्रिनिटी वास्तु के परिवार को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। फिर से मिलता हूं, आज्ञा दीजिए। हाँ, थैंक यू।